किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, रबी की बोनी अब लगभग शुरू हो चुकी है और किसान भाइयों की पहली ज़रूरत होती है बीज। और आप जानते हैं कि बीज तो खेती का हृदय होता है। किसान भाइयों, आपने सुना होगा, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। तो वो दिल जो बीज के अंदर बसता है वो भी ज़िंदा होना चाहिए, उसमें वो ताकत होना चाहिए, उसमें वो धड़कन होना चाहिए कि वो खूब अच्छी फसल उगा सके। किसान भाइयों, जब भी हमको अच्छे बीज की ज़रूरत होती है तो हम विश्वसनीय संस्थाओं की ओर आगे बढ़ते हैं कि वहाँ से हमको अपनी पसंद का, अपनी ज़मीन के मुताबिक, अपने मौसम के मुताबिक अच्छा उत्पादन देने वाला बीज मिल सके। एनएससी एक ऐसी ही संस्था है जो बरसों बरस से किसान भाइयों को अच्छा बीज पूरे राष्ट्र स्तर पर दे रही है। आज हम एनएससी यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हैं और यहाँ पर आपके क्षेत्रीय प्रबंधक राम निवास यादव साहब से हम मुलाकात करवा रहे हैं। इनसे हम जानेंगे एनएससी के बारे में, साथ ही क्या कुछ बीज उपलब्ध हैं और कैसे हम उनसे बीज ले सकते हैं। ये सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में आपको मिलने वाली है। आइए मुलाकात करें। यादव साहब नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार किसान भाई, नमस्कार जी। यादव साहब, सबसे पहले तो हम आपकी संस्था में आए, मेज़बान हैं आप हमारे। जानना चाहेंगे कि एनएससी किस तरीके से राष्ट्र स्तर पर कार्य कर रही है और कैसे किसानों तक आपकी पहुंच है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी और इसकी जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्वालिटी बीज किसान भाइयों तक पहुँचे, इसका मेन उद्देश्य था। 1963 से लेके और आज तक राष्ट्रीय बीज निगम लगातार किसान भाइयों की सेवा में उन्नत बीज उपलब्ध करवा रही है। हमारे पास में 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जी। 7 हमारे पास में फार्म है जी। उनमें से 5 हमारे बड़े फार्म हैं। 3 फार्म राजस्थान में हैं, 1 फार्म हमारे हरियाणा हिसार में है, 1 फार्म कर्नाटक रायचूर में है। इन फार्मों पे हम प्रजनक या आधारीय बीजों का उत्पादन करते हैं और जो प्रमाणित बीजों का उत्पादन करते हैं वो हम किसान भाइयों के माध्यम से लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात कही कि गुणवत्तापूर्ण बीज आप किसानों को दे रहे हैं और आपके प्रक्षेत्र भी हैं और आप किसानों को देकर उनसे बदले में फिर से उत्पादित बीज लेते हैं, जिसका प्रमाणीकरण आप करवा के और बीज बनाते हैं। जी। जब हम बार बार बीज की गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये बीज की गुणवत्ता होनी कैसी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका है ना, ये आज के जो प्रीफिक्स में है, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। गुणवत्ता युक्त बीज क्या है, ये हमारे किसान भाइयों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि हम जो बीज खरीद रहे हैं और ये इस नाम से खरीद रहे हैं कि हमारे पास में गुणवत्ता युक्त बीज है, तो होते क्या है। एक्चुअल में गुणवत्ता युक्त बीज वो होते हैं जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध हो जी, भौतिक रूप से शुद्ध हो, जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो, जिनका जमाव अच्छा हो, जमाव के बाद में उनका जो ओज होता है वो ओज अच्छा हो और जो ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता हो, इसी को हम गुणवत्ता युक्त बीज बोलेंगे। अगर ये सारी विशेषताएं उस बीज में है तो उसको हम गुणवत्ता युक्त बीज बोलेंगे। तो हम ये मानते हैं कि अगर पालक हमारे अच्छे हैं, हमारे पिता अच्छे हैं, माता अच्छी हैं, तो हमको अच्छा बीज मिलेगा और जो संतति होगी वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसी सिद्धांत पे लगभग बिल्कुल आपका एनएससी काम करता है। लेकिन इसमें अगर हम पूछें तो एनएससी का सहयोग क्या है, इसका योगदान क्या है कि अच्छे बीज की या गुणवत्ता युक्त बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध हो सकें। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग 1963 से लगातार किसान भाइयों के पास में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। ये गुणवत्ता युक्त बीज हम उपलब्ध करवाने के लिए हमने अभी माध्यम बताया, हमारे फार्मों के माध्यम से या फिर हम किसान भाइयों के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। जी।
किसान भाइयों के माध्यम से अगर प्रमाणित बीज हम उपलब्ध करवाते हैं तो उसमें हमारे जो तकनीकी अधिकारी होते हैं वो, और एक हमारी जो बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है जी। ये दोनों के अधिकारी मिलके, और जिस किसान भाई को हम बीज देते हैं वो बुआई के पश्चात, कटाई के साथ, या है ना जब वो हमारे पास में बीज लेके आता है उसकी जो प्रसंस्करण उसका करते हैं, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं में हमारे ये जो तकनीकी अधिकारी है इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीज जो हम जहाँ से हमने बीज को लिया था बुआई करने के लिए वो बिल्कुल जेनेटिक रूप से प्योर था। उसके बाद में ये हमारे अधिकारी मिलकर उस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि ये आगे तक किसान भाइयों को प्रमाणित रूप में, सर्टिफाइड रूप में जब ये वहाँ पहुँचे तो ये आनुवंशिक रूप से बिल्कुल वहाँ शुद्ध रूप से उनके पास में पहुँचे। तो हमारे जो तकनीकी अधिकारी है ये उस पूरे प्रोसेस में शामिल रहते हैं। यानी अगर हम बात करें तो एक तपी छनी प्रक्रिया के जरिए जो है किसानों तक अच्छा बीज पहुंच पाता है। जी। लेकिन अगर हम बीज के चुनाव वाली बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो किसान जब बीज का सिलेक्शन करता है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेकिन उससे भी पहले ही प्रश्न ये उठता है कि जब NSC विभिन्न जगहों से बीज, आप तो हरियाणा से भी मंगाते हैं, रायपुर से भी आता है, पंजाब से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है, तो आप लोगों का सिलेक्शन का, चयन का आधार क्या होता है कि किसान तक अच्छा बीज पहुंच सके? देखिए, हम लोग जब बीज लेते हैं, जब हम अब बीज की जब शुरुआत करते हैं तो हम प्रजनक बीज से शुरुआत करते हैं जी। प्रजनक बीज हमारी जो भी हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की या हमारे जो है ना राज्य स्तर की जो संस्थाएं होती है, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं, और अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो हमारे जो रिसर्च जो संस्थाएं हैं जी, उनके माध्यम से हमारे को प्रजनक बीज मिलता है। वो प्रजनक बीज फिर हम लोग किसान भाइयों को, अगर हमारे को फाउंडेशन पैदा करना होता तो वो प्रजनक बीज हम किसान भाइयों को देते हैं, या फिर हम अपने जैसे मैंने पहले बताया हमारे फार्मों पे उस प्रजनक बीज से हम आधारीय बीज बनाते हैं। इसी प्रकार से फिर वो जो आधारीय बीज भी अगर हम बनाते हैं तो उसमें प्रमाणीकरण संस्था उसमें शामिल रहती है, तो वहाँ पर भी बीजों की क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है। फिर वो आधारीय बीजों से जब हम वो प्रमाणित बीज बनाने के लिए जाते हैं तब भी हमारे अधिकारी और जो बीज प्रमाणीकरण संस्था वो उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस प्रकार से प्रजनक हमने जो भी प्रजनक जब बीज, इसमें एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, प्रजनक बीज जब हम लेते हैं तो प्रजनक बीजों को जो संबंधित जो पादप जो प्रजनक होता है जी। उसकी देख रेख में उसका उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर उसकी शुद्धता 100% होती है। मतलब याद साहब हम यही कह सकते हैं कि जब हम खुद खड़े होकर मकान बनवाते हैं तो उसकी बात एक अलग होती है, और दूसरों के हवाले कर देते हैं या अनजानी लोगों के हाथ में कर देते हैं तो वो बात नहीं आ पाती। इसी तरीके से अगर हम बीज की बात करें तो जब पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिक उपस्थित हैं, जब तकनीकी अधिकारी उपस्थित हैं, कोई देखने वाला है जो पूरी प्रक्रिया देख रहा है, तो वो बीज निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त होगा, ये हम मानकर चलते हैं। जी। लेकिन जब हमारा किसान बीज लेने आया है, आपके पास आया है, या बीज निगम में गया है, या कहीं निजी स्रोतों से खरीद रहा है, जी, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छा बीज मिले, जो रोग मुक्त भी हो, जो कीट मुक्त भी हो, जो उसकी पानी की ज़रूरत के मुताबिक हो, है ना, जो बीमारियों से और कीड़ों से बच के और अच्छा उत्पादन दे सके? तो ऐसी कौन सी बातों का ध्यान किसान भाई रखे जब वो बीज कहीं से खरीदता है? किसान भाई जब भी बीज खरीदने की बात करता है तो ये बात उसके मन में ज़रूर आती है कि मुझे ये बीज खरीदते समय मैं कौन सी संस्था पे भरोसा करूं, जी, कौन से डीलर पे मैं भरोसा करूं। ये उसके मन में बिल्कुल बात आती है। ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप लोग बीज खरीदो तो मेरा आपसे निवेदन रहे कि आप सिर्फ प्रमाणित बीज ही खरीदें। जी, मैंने बताया प्रमाणित बीज में दो संस्थाएं इसमें है ना शामिल रहती है, और उसमें है ना वो बीजों में है ना वो गुणवत्ता बिल्कुल आपको मिलेगी। तो पहला मेरा निवेदन रहेगा कि किसान भाई सिर्फ प्रमाणित बीज ही का ही है ना करें। दूसरा, जब भी आप बीज खरीदने के लिए जाओ
कहीं डीलर से जाओ या संस्थाओं से आप डायरेक्ट जाते हो, तो ये आप सुनिश्चित करें कि आप जो बीज खरीद रहे हैं उस पर टैग है या नहीं है। अगर आप प्रमाणित बीज खरीद रहे हैं जी। तो उसमें नीले रंग का आपको एक टैग मिलेगा और एक हरे रंग का टैग मिलेगा। उस जो बीज थैला है उस बीज थैले पे ये दोनों टैग होना जरूरी है। तो ये आप किसान भाई ये सुनिश्चित कर ले बीज क्रय करने से पहले कि ये दोनों टैग लगे हुए हैं कि या नहीं है। दूसरा, उसमें कहीं वो बिल्कुल भी है ना, वो अगर फटा हुआ तो आप उसको बिल्कुल भी क्रय ना करें। तीसरा, जब आप बीज क्रय करते हैं तो उसकी है ना, आप उसकी एक रसीद ज़रूर लें। जी जी, ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि जब शिकायत होती है, हम बीज ले गए, बीज अच्छा नहीं होगा, उसने अच्छा उत्पादन नहीं दिया, उसमें कुछ कमज़ोरियां हैं, शिकायत तो मन में आती है क्योंकि हमने पैसा खर्च किया है, बीज के लिए ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तब फिर क्या बात होती है, आपके पास सबूत क्या रह जाता है? अगर आपके पास वो टैग नहीं है, वो रसीद नहीं है, आपने कहाँ से लिया है, तो आप आगे कैसे किससे शिकायत बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए है ना मैंने बताया, इसीलिए आपको ये चीज़ें सारी रखनी ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि किसान भाइयों को ये तो देखना ही पड़ेगा, बीज तो बहुत होते हैं तमाम जगह, हर समय किसान की चाहत रहती है कि मैं नए बीज का प्रयोग करूं। बिल्कुल। लेकिन आपकी ज़मीन की ज़रूरत क्या है? जी जी जी। आपके पास पानी कितना है? आपके पहले अनुभव क्या है? कहीं आपकी फसल में कोई खास बीमारी तो नहीं लगती? अब जैसे अपन चने की बात कर रहे हैं, चने में कितनी तरह का बीज आ रहा है, अब किसान उकटा की शिकायत बहुत कम हो गई। जी जी जी। अब उकटा रेजिस्टेंट वैरायटी है ना, हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं उन्होंने ने जी हाँ कितनी सारी किस्में आ गई हैं, कंपनी वाली कितनी सारी किस्में आ गई हैं। बिल्कुल। तो किसानों को अपनी ज़रूरत तो ध्यान रखना ही पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा विराम ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं NSC के क्षेत्रीय प्रबंधक रामनिवास यादव साहब से और इनसे बीजों के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी ले रहे हैं, साथ में संस्था की जानकारी भी हम आपको दिलवा रहे हैं। तो जैसे कि बात हमने यादव साहब की कि बीज जब किसान भाई लेने आए हैं, आपकी संस्था में आए या कहीं से भी बीज ले रहे हैं, तो उसे कुछ विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। साथ साथ अब समय ये भी है, किसान भाई जानने को उत्सुक होंगे NSC के पास कौन कौन से बीज फ़िलहाल उपलब्ध हैं। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में आपके पास कौन सी अच्छी वैरायटीज़ हैं जो हमारे किसान भाई पसंद करना चाहेंगे या ले रहे हैं खूब जम के? अब तो क्रय करना शुरू हो गया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी चालू है। अभी क्रय किसान भाई अभी है ना बीज खरीद रहे हैं जी। अभी हमारे पास में रबी में अगर मैं बात करता हूँ अगर गेहूं की, तो गेहूं की हमारे पास में पूसा तेजस करके है जी। बहुत अच्छी हाँ। किस्में पूसा तेजस, ये आपके पास सूची है? ये पूरी आप सूची, ये हमें हाँ, किसान भाई को बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। GW 322 है, या GW 273 है, HI जैसे मैंने बताया अभी पूसा तेजस 8759 है, HI 8737 है, HI 1544 है और DBW 187 है। ये इसकी अगर हम बात करें गेहूं की बात करें तो हमारे पास तो हम ये मानते variety हैं उपलब्ध है। यादव साहब कि ये जो वैरायटीज़ हैं या तो किसानों ने अनुभव लिया हुआ है इनका, जी जी जी, पिछले साल भी आपकी डिमांड रही होगी, बिल्कुल। या हम कह सकते हैं कि अगर आप बीज बदलना चाहें
तो इनमें से कोई किस्म लेंगे बिल्कुल, तो वो आपको ज़रूर से कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चने की अगर हम बात करें, चने में हमारे पास क्या है? हाँ, चने की अगर हम बात करते हैं तो चने के हमारे पास में जो RVG सीरीज है, RVG 201 है, 202 है, 203 है, 204 है, JG 12 है, JG 36 है, ये वैरायटी हमारे पास में उपलब्ध है। और अच्छी बात यह है कि अगर हम जेजी की जब बात करते हैं तो वो जवाहर चना होता है और वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकला होता है। जी और ये जो RGB वाली है ये हमारे पास जो ग्वालियर का कृषि विश्वविद्यालय है, जी जी यहाँ से हमारे वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई है। यानी जो वेराइटीज़ हमारे प्रदेश से निकली हुई हैं तो हम ये मानते हैं कि वो जल्दी से हमारे घर में बस जाएंगी, क्योंकि देखा सुना माहौल होता है उनका। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मैं सरसों की बात करूं, क्योंकि सरसों का भी है ना बीजान अभी चल रहा है, तो हमारे पास में RS 749 है, गिरिराज है, ये दोनों वैरायटी अच्छी है, उत्पादन भी इनका बढ़िया है। तो किसान भाई हमारे जो भी हमारे क्षेत्रीय जो सेल काउंटर है वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो अधिकारी जो डीलर्स हैं अब उनके माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। यादव साहब, और कौन सी फसलों के बीज और अच्छी किस्में आपके पास उपलब्ध हैं? इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल की बात करें जी, तो अभी हमारे पास में वेजिटेबल जो पी है, मटर है, जी। उसकी वैरायटी अभी हमारे पास में उपलब्ध है। अगर कोई किसान भाई लेना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ हमारे पास में जो वैरायटी उपलब्ध है। क्या हमारे पास मसूर और मूंग इत्यादि की वैरायटीज़ भी हैं? हाँ, मसूर के हमारे पास में है, IPL 316 हमारे पास में अवेलेबल है। जी। हाँ, किसान भाई चाहिए तो हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। अच्छा जी जी। तो ये बहुत सारा बीज है, बहुत तरह की किस्में हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए NSC में उपलब्ध हैं। जी जी। लेकिन एक डरा सहमा सा किसान, एक भोला भाला से किसान जो एक सरकारी कार्यालय में घुसने में थोड़ा सा जिसको संकोच होता है, जी जी। वो किस तरीके से आपसे संपर्क करें कि आपके पास सहज होकर आए और आप उसको बीज दे सकें? बिल्कुल किसान भाई बिल्कुल सहज होके आए। यहाँ पर हमारे जो भी जो क्षेत्रीय कार्यालय है या हमारे जो प्रक्षेत्र कार्यालय है, यहाँ पर बिल्कुल किसान भाई जिसे कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आए और सीड का परचेज करें। मैं अभी बता देता हूँ, हमारे पास में मध्य प्रदेश में 3 हमारे एरिया ऑफिस है जी। एक हमारा एरिया ऑफिस इंदौर है, एक निवाड़ी है और एक हमारा गोविंदपुरा भोपाल में है। जी। किसान भाई चाहे तो हमारे ये जो मैंने आपको एरिया ऑफिस बताए, यहाँ पर हमारे सेल काउंटर है, चाहे तो डायरेक्ट जाकर वहाँ से सेल काउंटर से वो परचेज कर लें, या फिर अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारे हर जो मध्य प्रदेश की प्रत्येक जो हमारे तहसील स्तर पर है वो हमारे अधिकृत डीलर्स हमारे हैं। तो किसान भाई डीलर्स के माध्यम से भी राष्ट्रीय बीज निगम का बीज खरीद सकते हैं। यानी अगर कड़ी प्रतियोगिता हो, कड़ा मुकाबला हो, तो निश्चित रूप से जो दूसरे लोग हैं, प्रतियोगी जो संस्थाएं हैं, उनको भी अपने मूल्य को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और इस दिशा में NSC बड़ा अच्छा काम कर रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब की पूरी खुलासा आपने कर दिया, सारे चिट्ठे खोल के रख दिए हमारे सामने कि कैसे बीज कहाँ से आता है, आप किस तरह से उसके भागीदार बनते हैं, हमारा किसान कैसे उसमें बड़ी महती भूमिका निभाता है और ख़ुद अच्छे बीज उत्पादक के रूप में वो अपना स्वरूप जो है वो विराट स्वरूप दिखाता है। तो ये जानकारी हमें उम्मीद है कि किसान भाइयों को उपयोगी लगी होगी। और निश्चित रूप से जब आप बीज बोने जा रहे हैं तो अच्छा बीज बोइए, प्रमाणित बीज बोइए, विश्वसनीय संस्थाओं से लेके बोइए। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो आइए चलते चलते देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। 346 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजना स्वीकृत, भारत यूरिया बैग एवं किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ, रबी फसल की बोनी के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 39 लाख हेक्टेयर में ली जाएगी रबी फसलें और नींबू के पत्तों पर केंकर रोग से बचाव।
और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 346 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विगत दिनों मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने सीहोर जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 346 करोड़ 12 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से सीहोर जिले के 47 गांव के 15,284 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के विस्तार का निर्णय लिया। इसमें विभाग के 360 रिक्त पदों को समर्पित करते हुए संचालनालय में 163 नवीन पदों का सृजन किया जाकर 20 जिलों में नवीन जिला कार्यालय तथा 2 संभागों में नवीन संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। संचालनालय के विस्तार से इसकी गतिविधियां प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ हो सकेंगी। कृषकों को भी यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। यूरिया बैग एवं किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत दिनों दिल्ली के पूसा परिसर स्थित मेला ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए राशि की 12वीं किस्त भी जारी की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर से आए किसानों को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं शोभा करंदलाजे समेत जनप्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय के अधिकारी एवं विशेषज्ञ उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान मेला मैदान में लगी कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को दर्शाती स्टॉल का अवलोकन किया। पीएम किसान सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेला ग्राउंड पूसा परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए राशि की 12वीं किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रबी फसल की बोवनी के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हैं। किसान भाई अफवाहों पर ध्यान न दें। खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटाश, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी उर्वरकों का भंडार उपलब्ध है। किसान भाइयों को उर्वरक की जितनी आवश्यकता है वे उतना उर्वरक लें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय से मीडिया के माध्यम से किसानों के नाम जारी संदेश में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्वरक आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार किसी भी स्थिति में उर्वरक की कमी नहीं आने देगी। यदि कोई गड़बड़ी होती है, जैसे कोई अधिक मूल्य में उर्वरक देता है, तो इसकी सूचना दूरभाष क्रमांक 0755 267 8403 पर दी जाए। किसानों की परेशानी तत्काल दूर की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उर्वरक की उपलब्धता में भारत सरकार का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसीलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि असमय वर्षा से कई जगह खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों की समस्याओं की राज्य सरकार को जानकारी है। फसल खराब होने का प्रभाव कृषकों के जीवन और बच्चों के भविष्य तक पर पड़ता है। किसानों की तकलीफों को देखते हुए ही फसलों के सर्वे के निर्देश दिए जा चुके हैं। क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। जिन किसानों की फसल खराब हुई, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उनको संकट से उबारा जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष रबी 2022-23 में 1 करोड़ 39 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में रबी फसलें लगाई जाएंगी। गत वर्ष 1 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लगाई गई थीं। इस वर्ष लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर करने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ अक्टूबर के पहले पखवाड़े में बेमौसम बरसात के कारण खरीफ की कटाई तथा रबी की बोनी पिछड़ गई है। आधा अक्टूबर बीत गया है, परंतु रबी की बुआई अब तक शुरू नहीं हो पाई, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 1.50 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। कृषि विभाग के मुताबिक इस वर्ष राज्य में 139,80,000 हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 89.02 लाख हेक्टेयर में की जाएगी। गत वर्ष गेहूं 92 लाख हेक्टेयर में बोया गया था। चालू रबी में मुख्यतः गेहूं का रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसल का रकबा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे दालों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके तथा तेलों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। वहीं खाद्यान्न फसलों के तहत जौ की बोनी 1.30 लाख हेक्टेयर में होगी। जानकारी के मुताबिक राज्य दलहनी फसलों के तहत मुख्य रूप से चने की बोनी 24.47 लाख हेक्टेयर में, मसूर
2.49 तथा मटर 2.80 लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी। इसी प्रकार तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई 13.06 लाख हेक्टेयर में तथा अलसी 1.27 लाख हेक्टेयर में ली जाएगी। इस वर्ष सरसों का रकबा गत वर्ष की तुलना में लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है। इन दिनों नींबू के पत्तों पर कैंसर रोग दिखाई दे रहा है। आमतौर पर जहां कहीं भी नींबू लगा जाता है, फलों, पत्तियों तथा टहनियों पर केंकर रोग के धब्बे पाए जाते हैं, जिसका रखरखाव जरूरी है। नींबू उत्पादक किसान कटाई छटाई के उपरांत कुछ जरूरी उपाय अपनाएं, जिसमें बोड़ो मिश्रण घोल का 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करें। पत्तियों पर पीलापन सूक्ष्म तत्वों की कमी से आता है, जिनमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज प्रमुख है। रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट 200 ग्राम, बोरिक एसिड 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम सभी को अलग अलग पानी में भिगोकर लगभग 100 लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव करें। फल वृक्षों के तनों पर बोडो पेस्ट का लेप भी लगाएं। वार्षिक रखरखाव के लिए सक्रिय जड़ों के पास थाला बनाकर गोबर खाद 10 किलो, यूरिया 500 ग्राम, 500 ग्राम सिंगल सुपरफास्फेट तथा 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा दिया जाना चाहिए। और चलिए अब किसान भाइयों देखते हैं कुछ प्रमुख फसलों के नवीनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं, जिसकी 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 था, उसे 110 रुपये बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2125 रुपये क्विंटल किया गया है। जौ 2022-23 में 1635 रुपये था, जिसे 100 रुपये बढ़ाकर 2023-24 के लिए 1735 रुपये किया गया है। चना 2022-23 में 5230 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 105 रुपये बढ़ाकर 5335 रुपये किया गया है। मसूर 5500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे 500 रुपये बढ़ाकर नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपये क्विंटल किया गया है। सरसों 5050 प्रति क्विंटल से 400 रुपये बढ़ाकर 5450 रुपये नया न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया है। तो कुसुम यानी सनफ्लावर 5441 रुपये से 209 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।